हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लव हैकर कहानी। लव हैकर कहानी अब आपको बड़े बड़े एपिसोड्स में मिलेगी और ये हो सकता है कि एक दिन या 2 दिन के गैप में मिले, लेकिन आपको जो भी एपिसोड मिलेगा वो आपको बड़ा मिलेगा। उसमें आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा और हमें भी सुनाने में अच्छा लगेगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लव हैकर कहानी का एपिसोड नंबर 26। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आरोही अपने मायके आ गई थी और वो मायके में बस यही सोच रही थी कि वो कार्तिक को यहाँ पर बुला ले और कार्तिक को कोई निकम्मा ना कहे, क्योंकि कार्तिक अब काम भी लग चुका था। आरोही घर पर कार्तिक का इंतजार कर रही थी। वो अपने मायके में किसी को मौका नहीं देना चाहती थी कि वो कार्तिक को निकम्मा समझे, इसलिए आज साबित कर देना चाहती थी कि कार्तिक बहुत जिम्मेदार है। वो बेसब्री से अब कार्तिक का ही इंतजार कर रही थी। तभी मेन गेट की घंटी बजी और साथ ही आरोही के मोबाइल के नोटिफिकेशन रही। आरोही की मां शबनम दरवाजा खोलने के लिए चली गई। आरोही ने अपने मोबाइल का मैसेज देखा तो ये मैसेज कार्तिक का था। मैसेज में लिखा हुआ था, मैं पहुंच गया हूं, जल्दी से दरवाजा खोलो। आरोही कार्तिक का मैसेज पढ़कर हैरान रह गई। कार्तिक ने जैसे कहा था कि 5 मिनट में आ रहा हूं, और वो 5 मिनट में वहां पहुंच गया था। वहीं जब शबनम ने दरवाजा खोला तो सामने कोई और नहीं, कार्तिक ही खड़ा था। आज कार्तिक ने ब्लैक डेनिम वाइट शर्ट पहनी थी। शॉर्ट बिल्कुल टाइट फिटिंग थी, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियां भी दिखाई दे रही थी। वो आज इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी लड़की अगर उसे देख ले तो वो रह नहीं पाएगी। शबनम भी एक पल के लिए उसको देखती रह गई। जब वो उसको टुकर टुकर देख रही थी, तभी कार्तिक ने उसके सामने चुटकी बजाई और कहा, अरे क्या हुआ सासू माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं। उसकी बात सुनकर शबनम शर्मा गई। असल में वो अपने दामाद को ताड़ नहीं रही थी, बल्कि वो उसके बदले हुए अंदाज को देख रही थी। लेकिन कार्तिक की नजरों में पल रही गलतफहमी के बारे में सोचकर वो शर्माने लगी और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। वो गलतफहमी को दूर करना चाहती थी, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इसलिए बस उसने सिर हिलाकर उनको अंदर आने का इशारा कर दिया। कार्तिक घर के अंदर आ गया और उसने देखा कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, इसलिए वो भी डाइनिंग टेबल की तरफ ही आ गया। जैसे उसकी नजर आरोही से मिली तो आरोही का मुंह खुला का खुला रह गया। कार्तिक बिल्कुल ही बदल गया था। वो पहले वाला कार्तिक तो रहा ही नहीं था। पहले आरोही को बड़ी मुश्किल से उसे बुलाना पड़ता था, लेकिन आज वो खुद आरोही को पिक करने के लिए आ गया था। इसके बाद सभी ने एक साथ बैठकर लंच किया। लंच के दौरान यहाँ वहाँ की बातें करते रहे और फिर कार्तिक आरोही को लेकर वहां से निकलने लगा। जैसे वो लोग बाइक पर सवार होने लगे, तभी सानवी का पति कुशल वहां अपनी गाड़ी लेकर आ गया। उसने कार्तिक के पास आकर गाड़ी रोकी। गाड़ी का शीशा डाउन करते हुए कार्तिक से बोला, कार्तिक, मुझे लगता है अब तुम्हें भी गाड़ी ले लेनी चाहिए। कब तक आरोही को बाइक पर धूल खिलाते रहोगे। अगर गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें फंडिंग कर सकता हूँ। वो आरोही के सामने अपने पैसों को ऊपर कर रहा था, लेकिन आरोही को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कार्तिक उसके इरादे को समझ गया था। वो समझ रहा था कि कुशल उसकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कार्तिक ने बड़े ही उपहास भरी हंसी हंसते हुए कहा, ओह, यह डिब्बे जैसी गाड़ी में तुम बैठे हो। अगर मैं चाहूं तो ये बाइक बेचकर इसके जैसी 3 गाड़ियां खरीद सकता हूं, समझे। लेकिन तुम्हें पता है कि शौक का कोई मोल नहीं होता। कार्तिक अभी तक अपने शौक पूरे करता आया था, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो आरोही के लिए जिएगा। उसकी दुनिया की हर खुशी वो देगा जिसकी वो हकदार है। वहीं कार्तिक का जवाब सुनकर कुशल के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी बात सुनकर कुशल को ऐसा लगा जैसे वो उसकी इंसल्ट कर रहा हो। वो कार्तिक को कुछ आगे बोलने ही वाला था, लेकिन कार्तिक ने उसके बोलने का कोई इंतजार नहीं किया। उसने कुशल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जिसे कुशल गुस्से से भर गया। वहीं आरोही कार्तिक के पीछे बाइक पर बैठी थी और उसने चलते चलते कार्तिक से कहा, कार्तिक, आने के लिए थैंक यू, लेकिन प्लीज मुझे ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ पहुंचे। हमारे घर से तो घर का रास्ता कम से कम आधे घंटे का है। ट्रैफिक सिग्नल भी मिल जाए तो 1 घंटा लग जाता है, लेकिन तुम 5 मिनट में कैसे पहुंच गए। कहीं तुम मुझे पहले ही पिकअप करने के लिए तो नहीं आ रहे थे। यह ख्याल मन में आते ही आरोही खुशी से झूम उठी।
उसे लग रहा था कि उसका पति लाइन पर आ गया है। वो उसकी चिंता करने लगा है और उसकी हर बात में साथ भी देने लगा है। तभी कार्तिक ने कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर आरोही की एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई, लेकिन वो फिर भी दिल ही दिल खुश तो हो ही रही थी। कार्तिक ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुमने मैसेज किया था तब मैं आरव के साथ इसी एरिया में था। तुम्हारा मैसेज पाते ही मैं इधर चला आया। हालांकि वो कह तो रहा था कि आरव के साथ था, लेकिन उसके हाव भाव से पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा था। वो स्पेशल उसी के लिए ही तो आया था। वो तो आराम से घर पर सो रहा था। तभी उसको रोशनी से पता चला कि आरोही अपने मायके गई हुई है। वो जल्दी से तैयार हुआ और आरोही को पिक करने के लिए वहां घर की तरफ चल पड़ा था। आरोही भी उसकी आवाज से समझ तो गई थी कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसे ही मजाक की बातें करते दोनों घर पहुंच गए। घर पर आकर उन्होंने देखा कि रोशनी पहले ही जा चुकी थी। घर पर सिर्फ प्रकाश और दिव्या नहीं थे। आरोही ने दोनों को बड़ी बड़ी झुककर प्रणाम किया और अपने रूम में चली गई। शाम को उसने डिनर बनाया और सभी ने मेज पर वो डिनर खाया। ऐसे ही हंसी मजाक और सुख दुख सहते हुए दिन बीत रहे थे। पूरा एक महीना बीत गया था, लेकिन इन दिनों में प्रकाश की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। आज वो दिन आ गया था जिस दिन कार्तिक की पहली सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने वाली थी। कार्तिक बड़ा एक्साइटेड था। हालांकि वो पहले भी बड़े पैसे कमाता था, लेकिन उसको समझ आ गया था कि एक महीना काम करने के बाद पैसे का भी सर्विसिंग इंतजार करने का मजा ही कुछ और है। आरोही ने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी प्लान किया था। उसने कार्तिक का फेवरेट चॉकलेट केक अपने हाथों से बनाया। वो इस खुशी के मौके पर उसे केक से कार्तिक का मुंह मीठा करवाना चाहती थी। दोनों बेसब्री से बैंक के मैसेज का इंतजार कर रहे थे। तभी कार्तिक के फोन के मैसेज की रिंगटोन बजी। उसने जैसे ही मैसेज खोल कर देखा, बैंक का ही मैसेज था और उसने अकाउंट में अब पूरे 40,000 रुपए क्रेडिट हो चुके थे। कार्तिक ने खुशी खुशी वो मैसेज आरोही को दिखाया। आरोही ने भी केक के साथ कार्तिक का मुंह मीठा करवाया और वो दोनों अपने कमरे में थे। इसी खुशी को सेलिब्रेट ही कर रहे थे। तभी दिव्यानी उनके कमरे में आ गई। उसने जल्दी से कार्तिक के पास आते हुए कहा, कार्तिक, कार्तिक, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। लगता है उनको अटैक आया है। चलो जल्दी चलो, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसकी बात सुनकर कार्तिक और आरोही के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वो जल्दी से प्रकाश के कमरे की तरफ भागे। आरोही ने रास्ते में ही एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लिया। कुछ ही देर में बुलंदशहर भीगी और वो लोग प्रकाश को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। कार्तिक किसी लग्जरी हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकता था, इसलिए कार्तिक ने सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वो हॉस्पिटल के डॉक्टर भी बड़े अच्छे से काम करते थे, लेकिन फर्क इतना था, मरीज को वीआईपी चार्ज नहीं मिलता था। डॉक्टर ने प्रकाश का चेकअप किया और उसको फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दे दिया। प्रकाश की स्थिति कुछ कंट्रोल में तो आ चुकी थी, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था। डॉक्टर ने प्रकाश पर एक माइनर ऑपरेशन करने का सुझाव दिया, जिसका टोटल खर्चा 5 लाख रुपए आने वाला था। कार्तिक ने जब ये बात सुनी तो वो थोड़ा परेशान हो गया। उसके अकाउंट में सिर्फ अभी 1,40,000 रुपए थे। उसे तो अभी के लिए एंजियोग्राफी भी शुरू करनी थी। तभी रोशनी ने अपने पति के साथ हॉस्पिटल में आ गई। वो बड़ी घबराई हुई थी। उसने जल्दी से कार्तिक के पास आते हुए कहा, कार्तिक, क्या हुआ है पापा को? वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी उसके पति कुणाल ने उसके कंधे को सहलाते हुए धीरे से शांत करवाने की कोशिश की और कहा, आराम से रोशनी, आराम से, पापा को कुछ नहीं होगा। लेकिन रोशनी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी डॉक्टर ने उसको प्रकाश की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा, रोशनी, डॉक्टर ने कहा है कि पापा को अटैक आया है। उनकी एक माइनर सर्जरी भी करनी पड़ेगी। कार्तिक की आवाज में निराशा झलक रही थी। वो पूरी तरह से पछता रहा था। उसकी बात सुनकर रोशनी ने लगभग रोते हुए कहा, अटैक? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, डॉक्टर ने अभी उनको आराम करने के लिए कहा है। किसी को भी आईसीयू में जाकर उनसे मिलने की इजाजत नहीं। उसकी बात सुनकर रोशनी ने सिर हिला दिया। फिर दिवाली के बारे में पूछते हुए बोली, मम्मी, मम्मी कहाँ है? रोशनी की आंखों में आंसू निकल रहे थे। कार्तिक ने उसको आयुषो की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोम तो पापा के वार्ड के वेटिंग एरिया में बैठी है। तुम जाकर उनसे मिल लो। मैं अभी तक कुछ ये बिलिंग करके आता हूँ। इसके बाद वो रोशनी दिवाली से मिलने के लिए चली गई।
और बिलिंग काउंटर की तरफ कार्तिक चला गया। उसने चलते चलते आरोही को प्रकाश की तबीयत के बारे में बताने के लिए कॉल किया। जैसे ही आरोही ने फोन उठाया, कार्तिक ने इधर से पूरी सिचुएशन उसको समझाते हुए कहा। हेलो, हाँ आरोही, पापा को एडमिट कर लिया गया है। दूसरी तरफ से आरोही ने पूछा, कितने दिन के लिए एडमिट किया है? कार्तिक ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पता नहीं कब तक रखेंगे, लेकिन अभी तो एडमिट है। अच्छा, वो बाइक लेने के लिए घर आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं रास्ते से ले आऊंगा। दूसरी तरफ से आरोही ने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आकर बाइक ले जाओ, तुम्हें वहां कोई जरूरत पड़ सकती है। कार्तिक ने भी आगे में सहमति जताते हुए कहा, हाँ मैं भी इसीलिए सोच रहा था कि चलो मैं घर पर आ रहा हूँ। उसके बाद उसने फोन रखा और बिलिंग काउंटर पर पैसे जमा करने लगा। इसी समय उधर इन सब बातों से अनजान राघव और लावण्या तो घूमने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने सिंगापुर टूर का प्लान किया था। आज उनकी फ्लाइट थी और दोनों दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शिमला से दिल्ली तक वो लोग गाड़ी से जाने वाले थे, दिल्ली से सिंगापुर बाय फ्लाइट। राघव नहाने के लिए गया था और पीछे से उसका फोन बजने लगा। फोन एक बार बजा और कट गया, लेकिन लगातार दूसरी बार बजने लगा। तभी उसकी नजर फोन पर पड़ी। लावण्य ने देखा कि फोन राघव की माँ का है, तो उसने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, इसी वक्त कॉल करना है उनको भी। उसको ऐसे ही चिढ़ता हुआ फोन पिकअप कर लिया और कान के लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से दिव्यानी की घबराई हुई आवाज आई। हेलो, हेलो बेटा राघव, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है बेटा, हम बड़े परेशान हैं। दिव्यानी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। इधर से लावण्य ने हेलो हेलो कहकर फोन काट दिया। वो ऐसे शो कर रही थी जैसे कोई नेटवर्क इश्यू हो। आवाज कट रही थी और फोन कट गया। फोन कटने के बाद लावण्या मुंह बनाते हुए मन ही मन बोली, क्या राघव डॉक्टर है जो उनको बता रही है? राघव गुप्ता जैसे जैसे फूंक मारकर उसको ठीक कर देगा। पता नहीं बूढ़े ने चंद सांसें बची है या नहीं, उसके लिए अपना टूर हम खराब क्यों करें। वो बीच बीच में बाथरूम की तरफ देख रही थी। उसने जल्दी से अपने कॉल लॉग को भी डिलीट कर दिया। उसके बाद कोई बहाना सोचने लगी जिसके साथ बाय राघव को फोन से दूर रख सके। वो सूची बना रही थी, तभी राघव बाथरूम से तैयार होकर बाहर आ गया। आज उसने डेनिम पैंट शर्ट के साथ एक राउंड नेक टी शर्ट पहनी थी, जिसमें वो बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। जैसे वो बाहर निकला तो उसने देखा लावण्या के हाथ में उसका फोन है और उसने फोन देखते ही लावण्या से पूछा, बेबी किसका फोन आया था? लावण्या ने तुरंत से हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं जान, किसी का कॉल नहीं था। वो तो मैं सोच रही थी कि क्या तुम अपने 7 दिन पूरी तरह से मुझे दे सकते हो या नहीं। उसकी बात सुनकर राघव कंफ्यूज हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि लावण्या क्या कहना चाहती है। तभी उसने उलझन भरी आवाज में पूछा, इसका क्या मतलब है लावण्या? हम लोग इकट्ठे ही तो जा रहे हैं, हम एक साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। उसकी बात सुनकर लावण्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, जा तो इकट्ठे ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ हम ये 7 दिन पूरी तरह से एक दूसरे को समर्पण कर दें। इसलिए मैंने सोचा कि हम किसी से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। हम अपने मोबाइल वगैरह और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं होंगे। राघव ने थोड़ा उलझन में पूछा, और अगर ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट काम हो गया तो? लावण्या ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया और कहा, तो मैंने उनको होटल लैंडलाइन का नंबर दे दिया। अगर उनको कोई जरूरी काम होगा तो उस पर कॉल कर लेंगे। उसकी बात सुनकर राघव ने अपने सीने में इर्द गिर्द हाथ बांध लिए। थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन लावण्या बगैर फोन के कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके ऐसे बार बार सवाल सुनकर लावण्या ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, क्या तुम्हारे लिए 24 घंटे वाईफाई से कनेक्ट रहना, फोन पर हर वक्त लगे रहना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे साथ टाइम बिताना? ये कहते हुए राघव को घूर कर देखने लगी। राघव ने उसकी नाराजगी भरी आंखों को देखते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है स्वीट हार्ट, कोई भी काम हो सकता है। लावण्य ने तुरंत उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर कैसी बात है? मेरे लिए तो तुमसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना? कुछ भी नहीं, ना हो कोई इंसान। जैसे आराम से मैंने अपना फोन फ्लाइट मोड पर लगा दिया, क्या तुम नहीं लगा सकते? उसकी नाराजगी भरी बातें सुनकर राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे लिए तो तुमसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है डार्लिंग।
ये कहते हुए उसने अपना फोन फ्लाइट मोड पर डाल लिया और वापस अपने जेब में रख लिया। लेकिन तभी लावण्य ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसको मोबाइल अपने हाथ में रखने का इशारा किया। राघव ने चुपचाप अपना फोन उसके हाथों में रख दिया और उसके बाद लावण्य ने दोनों फैन अपने बैग में रख लिए। फिर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर गाड़ी में बैठ गए। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। शिमला से दिल्ली जाने के लिए उनको 5-7 घंटे लगने वाले थे। इसी समय उधर आरोही घर पर सभी के लिए खाना पैक कर रही थी। उसने सोचा कि कार्तिक अभी घर पर अपनी बाइक लेने के लिए आएगा तो खुद उसके साथ हॉस्पिटल चली जाएगी, सभी को खाना खिला देगी। जैसे उसने खाना पैक करना बंद किया, कार्तिक घर पर पहुंच गया था। दोनों कार्तिक की बाइक पर सवार हुए और हॉस्पिटल की तरफ चले गए। जैसे ही वो कार्तिक पार्किंग में गाड़ी लगाई और आरोही आईसीयू के बाहर अपनी सास को खाना खिलाने के लिए जाने लगी। लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा दिव्यानी और रोशनी आईसीयू के बाहर बैठी आपस में बातें कर रही थी। उन दोनों की नजर अभी आरोही पर पड़ी नहीं थी। तभी दिव्यानी ने घबराते हुए रोशनी से कहा, हे भगवान, वो राघव को फोन मिला रही थी। एक तो यहाँ नेटवर्क पता नहीं क्या खराब है, उसको फोन नहीं मिल रहा। अब उसको कैसे बताऊं कि पापा की तबीयत इतनी खराब है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। उसको घबराहट में पता ही नहीं चला कि वो क्या बोल रही है। तभी रोशनी ने उसको सहारा दिया और कुर्सी पर बैठा दिया। उसको शांत करने की कोशिश करने लगी। लेकिन दिव्यानी ने थोड़ा घबराहट के साथ बड़बड़ाते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पता नहीं तुम्हारे पापा को क्या होगा। ऊपर से ये नहीं समझ आ रहा कि राघव को कैसे बताऊं कि उसका पापा बीमार है। वहीं आरोही ने जब राघव का नाम सुना तो वो हड़बड़ा गई। वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत राघव से ही करती थी। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। लेकिन अब जब उसकी सास बार बार राघव का नाम ले रही थी तो उसको थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो खाना लेकर चुपचाप उनकी तरफ चल दी। आरोही ने चलकर उन दोनों को खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन दिव्यानी ने खाने से मना कर दिया। फिर रोशनी के बार बार कहने पर दिव्यानी ने थोड़ी सी खाना खाने की शुरुआत की। उसको खाना खिलाने के बाद रोशनी लगातार राघव के फोन पर बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। अब जब यह सब चल रहा था, तब तक आरोही के मोम डैड भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वो लोग दिव्यानी को सहानुभूति देने लगे थे। लेकिन दिव्यानी उन लोगों की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे प्रकाश की हालत उन लोगों की वजह से हुई हो। वही एक कोने में खड़ी रोशनी अभी भी राघव का फोन ट्राई करने में लगी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। तभी कार्तिक उसके पास आया और उसने रोशनी का चिंता भरा चेहरा देखा और पूछा, किसको फोन कर रही हो दीदी? रोशनी ने निराशा भरी स्वर में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे राघव भाई को पूरा दिन हो गया फोन ट्राई करते हुए, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। और मम्मी ने जिद लगाई है कि राघव को बुलाओ, राघव को बुलाओ। जैसे राघव भाई के पास कोई जादू है, वो जादू करेंगे और पापा खड़े हो जाएंगे। दिव्यानी की इस बेफिजुल जिद के सामने अब रोशनी भी परेशान हो चुकी थी। लेकिन कार्तिक बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ। उसने बड़े ही प्यार से रोशनी से कहा, अरे अगर इतना जिद कर रही है तो उनको बुला लो। अगर उनका फोन नहीं लग रहा तो उनके ऑफिस के नंबर पर ट्राई कर लो। रोशनी ने तुरंत उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, हाँ हाँ, ये बात सही कही तुमने। ले ट्राई कर ही लेती हूँ ऑफिस का नंबर। ना ही तो मेरे पास उसके ऑफिस का नंबर है, ना उसके घर का। अब बताओ तुम कैसे ट्राई करूं मैं? ये कहते हुए उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। वो ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी कार्तिक ने हल्के से उसकी चिंता दूर करने के लिए कहा, अरे तुम चिंता मत करो। जब मैं आरोही को छोड़ने के लिए घर जाऊंगा तब मैं देख लूंगा, शायद उनके ऑफिस का नंबर। मेरे पास उनकी कंपनी की एक डायरी पड़ी है और उसमें उसका नंबर तो जरूर होगा। उसकी बात सुनकर रोशनी को कुछ राहत महसूस हुई। लेकिन तभी उसको दिव्यानी का ख्याल आया। उसने दिव्यानी की चिंता में कहा, अच्छा सुनो, अब जब जा ही रहे हो तो मम्मी को भी साथ ले जाना। पूरी रात यहाँ से खड़ी रहेगी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन उसकी बात सुनकर कार्तिक ने जो जलाते हुए कहा, अरे वो नहीं जाएगी। सब ने बोल कर देख लिया है, लेकिन वो घर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्या उनको खींच कर ले जाऊं? उसकी बात सुनकर रोशनी को गुस्सा आ गया। गुस्सा तो उसको दिव्यानी पर आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा उतर गया कार्तिक पर। उसने कार्तिक से कहा, अब कुणाल है यहाँ पर। अब तो वैसे भी पापा को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, फिर भी पता नहीं मम्मी को क्या हो रहा है।
तुम चुपचाप उनको एक काम करो, घर ले जाओ। एक तो पापा की तबीयत खराब होने की वजह से परेशान है, ऊपर अगर मम्मी ऐसा करती रही तो सब और परेशान हो जाएंगे, उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, और अगर बीमार पड़ गई तो अब उनको और कौन संभालेगा। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने बार बार एक ही बात पकड़ रखी है कि राघव को बुलाओ। राघव भाई जैसे आते ही हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे। पैसों का इंतजाम तो हम कर ही रहे हैं ना, फिर क्या करेगा राघव यहाँ पर आकर। अब उसका फोन भी लगातार बंद ही आ रहा है। रोशनी गुस्से में लगातार बोलती जा रही थी। तभी कार्तिक आगे बढ़ा और उसने रोशनी को गले लगा लिया। उसके सर पर हाथ फिराते हुए शांत करने की कोशिश की। कार्तिक को अब जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करना था। अगर ये पहले वाला कार्तिक होता तो उसके लिए रकम कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। इसलिए उसके पिछले 1 महीने में सभी कनेक्शंस और क्लाइंट्स भी खत्म हो चुके थे। उसने पहले ही आरव और ईशान को बोल दिया था कि उसको पैसे की जरूरत है, और अब हर टाइम कोई ना कोई क्लाइंट उसको चाहिए था। उसको जो मर्जी काम करवाना हो फौरन कर देगा। कार्तिक ही अपना सामान जैसे बाइक वगैरह बेचने का भी फैसला कर चुका था। उसको मालूम था कि ऐसी मजबूरी की स्थिति में बाइक की कीमत के सही पैसे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। कार्तिक आरोही के साथ घर पहुंचा। आरोही को अभी तक प्रकाश की असली सिचुएशन के बारे में पता नहीं था। उसको अभी तक किसी ने नहीं बताया कि डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया है और खर्चा 1 करोड़ रुपए आएगा। वो बस हॉस्पिटल में गई थी, सबको खाना खिलाया और कार्तिक उसको वापस ले आया। वहीं कार्तिक का चेहरा पूरी तरह से चिंता से भरा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कार्तिक कुछ हिसाब किताब में लगा है, तो आरोही का चेहरा भी पूरी तरह से चिंता में भर गया था। उसका चिंता भरा चेहरा देखकर आरोही ने उससे पूछा, कार्तिक आखिर ऐसी क्या बात है, क्या कहा है डॉक्टर ने, तुम कुछ तो बताओ ना। वो समझ गई थी कि कार्तिक को प्रकाश की चिंता है और वो उसको लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। वहीं कार्तिक ने उसके सवाल सुनकर उदासी भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें नम हो गई। कार्तिक ने नम आंखों से उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, आरोही डॉक्टर ने पापा का ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा है। कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। इतना सारा सामान बेचने की सोच रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ कि कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर आरोही भी चिंता में डूब गई। वो सोचने लगे कि इतना सारा पैसा एकदम से अब कैसे इकट्ठा होगा। तभी आरोही ने सोचा कि जब तक पैसों का कोई हल नहीं होता, वो कार्तिक की हेड मसाज कर देगी, उसकी थोड़ी थकान तो दूर होगी। तभी उसके पीछे गई और बोली, क्या मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर दूं? ये कहते हुए उसको मसाज देने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन कार्तिक ने उसको बीच में ही रोक दिया और बोला, अरे नहीं आरोही, मैं ठीक हूँ, तुम तो पहले ही थकी हुई हो, पहले आराम कर लो। और उसके बाद वो फिर से लिस्ट की तरफ देखने लगा। तभी आरोही ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, कार्तिक मेरे पास ज्वेलरी भी है, हम उसको बेच सकते हैं, और अगर फिर भी हमारे पास पैसे पूरे नहीं हुए तो हम मेरे बाबा से मांग लेंगे। उसकी बात सुनते ही कार्तिक ने एकदम से थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में कहा, आरोही कैसी बातें कर रही हो तुम, बकवास मत करो, उन सब की कोई जरूरत नहीं। आरोही ने उसको समझाने की कोशिश की और कहा, अरे तो कार्तिक क्या हो जाएगा, हम बाद में उनको पैसे वापस कर देंगे ना, सबसे पहले तो उनका इलाज करना जरूरी है। वो अभी बोल ही रही थी, तभी कार्तिक ने फिर से बीच में रोक दिया और बोला, अरे रुक जाओ ना आरोही, पहले मुझे हिसाब तो लगाने दो। ये कहते हुए उसने अपनी लिस्ट उठाई और हिसाब लगाते हुए बोला, पापा के अकाउंट में लगभग 5 लाख रुपए होंगे। अगर हम मेरा PS5, मेरा फोन, मेरी बाइक बेचते तो लगभग 50,000, 1 लाख, 30 लाख, मतलब टोटल 35-40 लाख रुपए तो इकट्ठा हो जाएंगे। सब कुछ अच्छी हालत में है, जल्दी बिक भी जाएगा। उसकी बात सुनकर आरोही ने हाँ में से हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर हम मान लें कि पूरा सामान अच्छी हालत में है, जल्दी बिक भी जाएगा, लेकिन हमें 35-40 लाख रुपए ही मिलेंगे, फिर 20-60 लाख रुपए कहाँ से आएंगे कार्तिक? कार्तिक ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, मैं किसी दोस्त से उधार मांग लूंगा। ईशान एक का कैजुअल फ्रेंड है, उस फ्रेंड के पापा का फाइनेंस का बिजनेस है, वो मना करेंगे नहीं। तभी आरोही ने एक बार और उसको समझाने की कोशिश की और कहा, कार्तिक मेरी बात सुनो, अभी गोल्ड का प्राइस भी आई ही है, मुझे अपनी ज्वेलरी सेल करने दो। अगर फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ तो फिर तुम अपने दोस्त से मांग लेना। ये कहने के बाद उसने कार्तिक को थोड़ा और प्यार और डांट समझाते हुए आगे कहा,
कार्तिक, जिद करने का वक्त नहीं है। मान लेते हैं कि तुम ऐसे ही लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा। तुम्हारी पूरी पे उसी पे चली जाएगी। तुम्हारा लोन तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। कार्तिक भी उसकी बात समझ रहा था। उसने आरोही का साथ सहमत होते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले बाकी चीजें तो बेच देते हैं। तुम भी जानती हो कि मेरी बाइक 1 करोड़ से ऊपर की है। क्या पता किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। सब कुछ बेचने के बाद पता चलेगा कि हमारे पास पैसे कम हैं या ज्यादा। आरोही ने उसकी बात सुनते ही सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसकी हाँ पाते ही कार्तिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और अगर मुझे फिर भी ज्वेलरी बेचनी पड़ी तो वो मैं कर्ज समझ कर ही लूंगा। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो तुम्हारी ज्वेलरी बनवा दूंगा। आरोही ने उससे सहमति जताकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकते हो। प्लीज ज्यादा चिंता मत करो। कार्तिक उसको प्यार भरी आंखों से देख रहा था। सोच रहा था कि उसको कितनी स्पोर्टिव पत्नी मिली है। उसने आंखों में आंसू ले आरोही को अपनी बाहों में भर लिया और रोते हुए कहा, मुझे और मेरी हालात को समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आरोही। इसी समय उधर प्रकाश हॉस्पिटल में अपने बेड पर लेटा लेटा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसको पता चल गया था कि डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जिंदगी अब कम है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। प्रकाश इसी बारे में सोच रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर वो प्राउड कर सके। वो सोच रहा था कि पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया कि अपना ही इलाज करवा सके। उसको अब राघव की कई बातें याद आ रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सीन घूम रहा था जब लास्ट टाइम राघव को उसने घर से निकाला था। तब राघव ने उससे कहा था, पापा, मैं अपनी जिंदगी एक मिडिल क्लास आदमी की तरह नहीं बिताना चाहता। इन उसूलों को दिल से लगाए रखने से आपको क्या मिलेगा? आपकी सैलरी पर तो घर का ग्रोसरी भी नहीं आता। आप अपनी सैलरी और बैंक से लोन लेकर बड़ी मुश्किल से यह मामूली सा घर बना पाए हैं। अगर आप मुझे इस घर से निकाल दोगे तो पैसों, बिल और आपकी मोम की दवाई का खर्चा कौन उठाएगा? आज ये बातें सोच सोच कर प्रकाश का दिल दुख रहा था। तभी वहां दिव्यानी आ गई और उसने धीरे से कहा, उठ गए क्या आप? प्रकाश ने कहा, तुम कहाँ गई थी?" दिव्यानी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं वो आपके लिए फ्रूट जूस लेने गई थी। अब आप बताइए कि आप क्या लेंगे? लेकिन प्रकाश ने मना कर दिया और बोला, नहीं, मुझे अभी अभी कुछ नहीं चाहिए। ये कहते वो दोबारा अपनी सोच में डूब गया। वो वही सोच रहा था। ऐसे सोचते सोचते उसने देखा दिव्यानी ने थोड़ा नाराजगी भरी आवाज में कहा, अब आप क्या सोच रहे हैं? अब आपके दिल में क्या नया चल रहा है? प्रकाश ने थोड़ा निराशा भरी आवाज में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है, डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट करने की कहा है। मैं सोच रहा हूं कि इतने पैसे कहां से आएंगे। तुम्हारा पति तो खाली हाथ है। एक हार्ट अटैक क्या आया, मेरा सारा अहंकार ही चकनाचूर हो गया। उसकी बात सुनकर देवयानी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं प्रकाश? इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। बस आप अपना ख्याल रखिए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। टेंशन लेने की वजह से अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। ये कहते हुए वो रोने लग गई। प्रकाश ने उसको रोते हुए देखकर हाथ से मुश्किल से बैठने का इशारा किया और धीरे से खांसते हुए बोला, प्लीज जैसे रो। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी उसको दोबारा खांसी होने लगी। तभी दिव्यानी ने उसको संभालते हुए कहा, प्रकाश, प्लीज प्लीज मेरे लिए, भगवान के लिए ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ऐसे ही समय बीतता गया। प्रकाश को हॉस्पिटल में आए 4 दिन हो गए। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। सभी को उसी की चिंता हुई थी। वहीं कार्तिक आरोही पैसे अरेंज करने के लिए लगातार लगे हुए थे। कार्तिक ने अपना PS5 भी सेल कर दिया था। बाइक के डील करने के लिए उसकी शाम को कोई आने वाला था। इसी वक्त उधर त्रिपाठी हाउस में राघव और लावण्या सिंगापुर ट्रिप से वापस आ गए थे। बिजनेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनको जल्दी आना पड़ा। कंपनी सेक्रेटरी को एक प्रोजेक्ट के मामले में लावण्या के सिग्नेचर चाहिए थे, जिसकी वजह से उनको अपनी 7 दिन की ट्रिप 4 दिन में ही खत्म करनी पड़ी थी। अगर वो लोग न आते तो कंपनी के हाथों से करोड़ों का प्रोजेक्ट चला जाता। जैसे वो लोग घर में दाखिल हुए, लावण्या ने चिल्लाते हुए अपनी हाउस हेल्पर को आवाज लगाते हुए कहा, रीना,
मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। इसके बाद उसने राघव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राघव, मैंने तुम्हारे साथ सिंगापुर में अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 4 दिन बिताए। राघव ने उसको अपने बाहों में भर लिया और मुस्कुरा कर कहा, मैंने भी। ये कहने के बाद उसने थोड़ा और प्यार से कहा, क्या अब मैं फोन ले सकता हूँ डार्लिंग? लावण्य ने प्यार भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ जरूर, तुम फोन ले सकते हो। ये कहते हुए उसने पर्स से फोन निकाला और उसके हाथ में रख दिया। राघव ने खुशी से अपना फोन लिया और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू जान। वहीं इधर आरोही अभी अभी कार्तिक के साथ खाना खाकर हॉस्पिटल पहुंची थी। कार्तिक पैसों का इंतजाम करने चला गया था। आरोही हॉस्पिटल के वार्ड में बाहर खाना लेकर आ गई थी। आरोही ने दिव्यानी के पास जाते हुए कहा, नमस्ते माँ जी। आगे से दिव्यानी ने बेमाने ढंग से ग्रेट किया और कहा, हाँ नमस्ते। वो अभी भी राघव को फोन करने की कोशिश कर रही थी। वहीं आरोही को अब दिव्यानी का इस बिहेवियर की आदत हो गई थी। उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा, माँ जी, क्या मैं आपके लिए खाना डाल दूं? लेकिन दिव्यानी ने हाथ हिलाया और कहा, अभी नहीं, बाद में। आरोही जानती थी कि दिव्यानी ने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया पिया। उसने फिर एक बार कोशिश की और कहा, माँ जी, मैं आपकी पसंद की चाय लेकर आई हूँ, वो टी बैग्स वाली नहीं, प्लीज ये तो पी लीजिए। लेकिन तभी दिव्यानी ने नामे सिर हिला दिया और बोली, मैं भी राघव को फोन कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। ये कहते हुए उसने भगवान के आगे प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, प्लीज एक बार राघव से बात करवा दीजिए। मुझको उसे बताना है कि हम किस प्रॉब्लम में हैं। तभी वहां पर रोशनी आ गई और मेडिकल स्टोर्स पर कुछ मेडिसिन लेने गई थी। जैसे वो वहां दीवानी उसकी तरफ आई तो उसने देखते हुए पूछा, रोशनी, तुम कहाँ चली गई थी? रोशनी ने धीरे से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं वो थोड़ा मेडिकल स्टोर पर गई थी। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? देखिए आरोही आपके लिए खाना लेकर आई है ना। लेकिन दीवानी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और आगे से अपना ही सवाल पूछते हुए बोली, इन सबको छोड़ो, क्या तुमने राघव से कांटेक्ट किया? मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा। रोशनी उसके हालात देखकर समझ गई थी कि दीवानी ऐसे जिद नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कहा, हाँ हाँ मोम, अब आप एक काम कीजिए, चाय पी लीजिए, मैं राघव से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और यह कहकर वो राघव को कॉल करने लगी। तभी दिव्यानी ने आरोही से पूछा, कार्तिक कहाँ है? आरोही ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, माँ जी, वो ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम करने गया है। उसकी बात सुनकर दिव्यानी ने सिर हिलाया और कहा, उसे फोन करके पूछो कि राघव के ऑफिस का नंबर लेकर आया नहीं। उसकी बात सुनकर अरोही 1 मिनट के लिए ठिठक गई। उसकी नजरें दिव्यानी पर टिक गई। वो उस आदमी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। जब अरोही कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोली तो दिव्यानी ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तुमसे कहा है कि कार्तिक को फोन करो और उससे पता पूछो। अरोही के पास उसकी बात मानने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, जी माँ जी। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला, कार्तिक को कॉल करने लगी। लेकिन कार्तिक ने उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। जब कार्तिक ने फोन नहीं उठाया तो दिव्यानी ने कहा, माँ जी, कार्तिक फोन नहीं उठा रहा। उसकी बात सुनकर दिव्यानी ने और भी ज्यादा घबराते हुए कहा, क्या वो भी फोन नहीं उठा रहा? इधर ये राघव भी फोन नहीं उठा रहा, अब मैं क्या करूं? इस वक्त उधर राघव त्रिपाठी मेंशन में अपने रूम में बैठा था। उसने अभी अभी अपना फोन ऑन किया था और जैसे ही फोन ऑन किया उसके फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आने लगी। राघव ने थोड़ा सिर हिलाते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए अपने आप से कहा, हे भगवान, 4 दिनों का बैकलॉग। वो अपना फोन चेक कर रहा था, तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा उसकी माँ का कॉल है। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और फोन कान पर लगाते हुए बोला, हेलो मोम। दूसरी तरफ से दिव्यानी की घबराई हुई आवाज आई, रा, राघव, राघव बेटा, तुम कहाँ हो बेटा? अपनी माँ की घबराहट भरी आवाज सुनकर राघव ने चिंता भरे स्वर में पूछा, मोम, मोम क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? दूसरी तरफ से दिव्यानी ने हकलाते हुए कहा, राघव, राघव, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है, हम अभी हॉस्पिटल में हैं। उसकी बात सुनते ही राघव ने एकदम से
हैरान होते हुए चिंता भरे में पूछा, क्या? क्या? कब मोम? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी आप कहाँ हैं मुझे बताओ, मैं वही वहीं आ रहा हूँ। दिव्यानी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम सिटी हॉस्पिटल में हैं, जल्दी आओ बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इधर से राघव ने उसको थोड़ा सहानुभूति देते हुए कहा, मोम मोम आप चिंता ना करें, पापा को कुछ नहीं होगा, मैं अभी बस आ ही रहा हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दूसरी तरफ दिव्यानी के चेहरे पर धीरे धीरे चिंता दूर होती जा रही थी। उसने धीरे से कहा, हाँ हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। दिव्यानी को ऐसा लग रहा था जैसे राघव से बात होते ही सब कुछ ठीक हो गया था। वहीं उधर राघव ने जैसे ही फोन काटा, उसने देखा कि लावण्या उसके पीछे खड़ी थी। लावण्य ने उसकी बातें सुन ली थी। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या क्या हुआ राघव? क्या सब कुछ ठीक है? उसको पता तो चल गया था कि राघव की माँ उसके पापा की तबीयत के बारे में उसको बता रही थी और जानबूझकर नाटक कर रही थी। उसको कुछ नहीं पता था कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था। तभी राघव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लावण्या, पापा को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी बात सुनकर लावण्या ने चिंता भरे स्वर में कहा, क्या? वो अभी कैसे हैं? वो चिंता करने का नाटक कर रही थी। उसकी बात के जवाब में राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, जब मैं जाऊंगा तभी पता चलेगा। उसकी बात सुनते ही लावण्या ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बात सुनकर राघव ने झिझकते हुए कहा, लेकिन जान, तुम वहां कैसे जा सकती हो? लावण्य ने उसकी बात पर थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे पापा मेरे भी ससुर हैं, इनफैक्ट वो मेरे भी पापा हैं, इसलिए मुझे तैयार होने दो, हम इकट्ठा चलेंगे। राघव ने जब देखा लावण्य अपनी जिद नहीं छोड़ने वाली, तो उसने भी सहमत होते हुए कहा, तो ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ देर में लावण्य तैयार होकर आई और हॉस्पिटल के लिए वो दोनों निकल पड़े। इसी समय उधर आरोही प्रकाश के पास बैठी थी। उसको कुछ फ्रूट खिलाने की कोशिश कर रही थी। आरोही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पापा प्लीज खा लीजिए ना थोड़ा सा। आरोही चुपचाप फ्रूट काट रही थी। दिव्यानी उसके बगल में बैठी थी और उसको नफरत भरी नजरों से देख रही थी। तभी वहां पर कार्तिक भी आ गया और प्रकाश के हाथ पैरों की मालिश कर रहा था। वो उसको कुछ राहत तो महसूस हो रही थी। तभी प्रकाश ने आरोही की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसको समझाते हुए कहा, क्या मतलब है पापा, ऐसे अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप जल्दी ठीक कैसे होगे? थोड़ा सा खा लीजिए ना। कार्तिक ने भी उसके पीछे लगकर समझाते हुए कहा, हाँ पापा, आरोही सही कह रही है, कुछ तो खा लीजिए। जब वो दोनों जिद करने लगे तो प्रकाश के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने धीरे से कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उसके बाद सुनकर आरोही को चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत एप्पल उसको देना शुरू कर दिया। वहीं उधर हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर राघव और लावण्य आ रहे थे। राघव ने अंदर आते ही सामने खड़ी एक नर्स से पूछा, मिस, ये हॉस्पिटल का जनरल वार्ड किस तरफ है? ये नर्स राघव का इशारा करते हुए जनरल वार्ड का रास्ता समझा रही थी। जैसे वो जनरल वार्ड के आगे बढ़ा, लावण्य जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसने अपने भौहें सिकोड़ कर कहा, क्या जनरल वार्ड में है तुम्हारे पापा? राघव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मोम ने जनरल वार्ड ही कहा था। उसकी बात सुनकर लावण्य ने अजीब तरीके से चेहरा बना लिया और बोली, अरे ये कैसा अजीब सा हॉस्पिटल है, ऊपर से तुम्हारे पापा जनरल वार्ड में है। राघव, वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। राघव उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने अपने हाथ मसलते हुए कहा, जान, मुझे पापा से मिलने दो, फिर मैं कुछ करता हूँ। इससे पहले राघव अपनी बात पूरी करता, लावण्य ने उसको बीच में ही रोकते हुए कहा, छोड़ो, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं ही कुछ कहती हूँ। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और आगे बोली, रुको, मुझे किसी को फोन करने दो। ये कहने के बाद उसने किसी का नंबर डायल कर दिया। उसकी बात सुनकर राघव ने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, अब तुम किसे फोन कर रही हो? लेकिन लावण्य ने उसकी बात का जवाब दिया ही नहीं और शांत रहने का इशारा करते हुए बोली, एक मिनट रुको तो सही। उसने राघव से इतना बड़ा ही कहा था। तभी दूसरी तरफ से किसी ने फोन पिकअप कर लिया। लावण्य ने तुरंत कान पर लगाते हुए कहा,
हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। जी मैम। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लावण्य के सेक्रेटरी महिमा कुमारी थी। तभी लावण्य ने उसको ऑर्डर देते हुए कहा, महिमा, डॉक्टर चौधरी के पीए से बात करो और मुझे कांटेक्ट करने के लिए कहो। डॉक्टर चौधरी देश के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट थे। उनकी अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती थी। लावण्य अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने ससुर को इम्प्रेस करना चाहती थी। दूसरी तरफ से महिमा ने उससे पूछा, जी मैम, मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप ऑफिस आएंगे या नहीं? लावण्य ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आ रही। मेरे ससुर की तबीयत खराब है। मैं हॉस्पिटल में हूँ। इसके बाद ना तो महिमा ने कोई सवाल किया और न ही लावण्य ने कुछ कहा। महिमा तुरंत अपने काम में लग गई। लावण्य ने फोन काट दिया और अपनी पॉकेट में डाल लिया। उसके बाद राघव के साथ अंदर चली गई। जैसे वो वार्ड के अंदर आई तो उनको देखकर प्रकाश आम मरीजों के बीच एक मामूली से बेड पर लेटा हुआ था। उसके आसपास दिव्यानी, कार्तिक और आरोही भी बैठे हुए थे। वहीं दिव्यानी की नजर में जब राघव पर पड़ी तो वो एक्साइटेड होकर खड़ी हो गई। उसने तड़पती हुई आवाज में कहा, राघव। आगे से राघव ने सम्मान भरी आवाज में दिव्यानी का आशीर्वाद लिया और अपनी मां के गले लग गया। वहीं आरोही ने जब राघव को देखा तो वह एक पल के लिए ठिठक गई। वो जिस आदमी को अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहती थी वो बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। वहीं कार्तिक उसकी परेशानी समझ गया था। उसने आरोही को अपनी तरफ खींचा और एक कोने में खड़े हो गए। जैसे राघव ने उन दोनों को तरफ देखा तो उन दोनों ने बस आगे मुस्कुराए और हाय हेलो किया और चुपचाप एक कोने में खड़े रहे। तभी दिव्यानी ने राघव से कहा, तुम कहाँ थे बेटा? मैं लगातार तुम्हें 4 दिन से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा कुछ अता पता नहीं। देखो तुम्हारे पापा की हालात क्या हो गई है। उसकी बात सुनते ही राघव ने प्रकाश की तरफ देखा। प्रकाश का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें देखकर राघव की आंखों में भी चिंता भर गई थी। उसने पूछा, पापा कैसे हैं आप? प्रकाश ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैं ठीक हूं बेटा। तुम्हारी माँ तो ऐसे ही बेकार चिंतित हो रही है, खुद भी परेशान हो रही है और तुम लोगों को भी परेशान कर दिया। उसकी बात पर राघव ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपका ध्यान रखना तो हमारा फर्ज है। इसके बाद राघव ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, मैं देश से बाहर चला गया था, इसलिए मैं नहीं आ सका। आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुझे माफ करना पापा। तभी लावण्य ने आगे आते हुए दिव्यानी से कहा, नमस्ते आंटी। और उसने दिव्यानी के पैर छू लिए। दिव्यानी ने उसको आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। लावण्य उसके गले लगते ही थोड़ी घिन तो मान रही थी, लेकिन वो ऐसा कुछ कह नहीं सकती थी। तभी राघव ने उसका इंट्रो करवाते हुए कहा, मॉम, ये लावण्य है, मेरी पत्नी। इसके बाद लावण्य ने प्रकाश को प्रणाम किया और कहा, हेलो अंकल, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब लावण्य प्रकाश को सहानुभूति दे रही थी तभी दिव्यानी उसको ऊपर से नीचे तक देख रही थी। दिव्यानी ने उसके महंगे कपड़े और लाइफस्टाइल का अंदाजा लगा लिया। वो बहुत अमीर थी, इसलिए उसने चापलूसी भरे स्वर में कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम उनकी तबीयत के बारे में पूछने आई। उसकी बात सुनकर आगे से लावण्य ने उनका जवाब देते हुए कहा, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? ये तो हमारा फर्ज है। वो तो हम घूमने चले गए थे, वरना हमें पहले पता होता तो हम आ जाते। वो अभी बातें कर रहे थे तभी राघव ने कार्तिक की तरफ देखा और नाराजगी भरे स्वर में कहा, कार्तिक, तुमने पापा को जनरल वार्ड में भर्ती क्यों किया? अगर तुम खर्चा नहीं उठा सकते थे तो कोई बेहतर जगह तो हो सकती थी। राघव अब भी कार्तिक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। एसीपी जॉन सभी को एक फोन की सुनाई दी। सबके सामने सबने ध्यान से सुना तो लावण्य का फोन बज रहा था। लावण्य ने तुरंत फोन उठाया और कहा, एक्सक्यूज मी, मैं भी फोन पर बात करके वापस आती हूँ। और ये कहते हुए वो वार्ड से बाहर चली गई। उसके जाते ही राघव ने दोबारा कार्तिक को नीचा दिखाते हुए कहा, कार्तिक, कम से कम तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि तुम पापा को कहाँ लेकर आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लावण्य भी मुझसे पूछ रही थी कि पापा यहाँ पर भर्ती है। कार्तिक उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोला। वो बस आंखें नीचे करके उसकी बातें सुनता जा रहा था। वहीं उसके बगल में खड़ी आरोही लगातार उसका कंधा सहलाते जा रही थी, सहानुभूति देने की कोशिश कर रही थी।
राघव ने कार्तिक को दो चार बातें और सुनाई और हॉस्पिटल के वार्ड से आगे कुछ नहीं बोला। तभी लावण्या वापस अंदर आ गई। उसने अंदर आते ही राघव को एक साइड बुलाया और उसको बता दिया कि डॉक्टर चौधरी प्रकाश के ऑपरेशन के लिए मान गए हैं। उसने राघव से कहा कि वो आगे का प्रोसेस पूरा करने के लिए डॉक्टर चौधरी के हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। राघव ने उसकी बात पर सिर हिला दिया। इसके बाद लावण्य वहां से निकल गई और राघव वापस अपनी मोम डैड के पास आ गया। उसने अपनी मोम को एक साइड पर बुलाया और पूरी बात बताने का फैसला किया। देवानी ने उसके पीछे आकर पूछा, हाँ बेटा राघव, बताओ क्या बात है, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? राघव ने बिना देरी किए ही सीधा मुद्दे पर आकर कहा, मोम वो मैं आपको बताना चाह रहा था। लावण्य डॉक्टर चौधरी से पर्सनल तौर पर बात कर रही है। वो देश के सबसे बड़े हार्ट सर्जन हैं। उनका अपना भी हॉस्पिटल है। मैं वहां पर पापा को एडमिट करवा रहा हूँ। यहाँ के मैनेजमेंट से बात मैं कर लेता हूँ, सभी के बिलिंग्स वगैरह क्लियर कर देता हूँ। हम जल्द से जल्द पापा को उधर एडमिट करवा सके। उसकी बात सुनकर देवयानी ने सिर हिलाकर कहा, ये सब तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पापा राजी नहीं हुए तो? राघव ने हल्के से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। उसकी बात सुनकर दिव्यानी निश्चित हो गई। उसने लावण्य से इंप्रेस होते हुए कहा, अच्छा ये बताओ लावण्य कहाँ है, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। उसकी बात सुनकर राघव ने हाथ हिलाते हुए कहा, मोम कोई बात नहीं, अभी फोन पर सारी प्रोसेस कोऑर्डिनेट कर रही है, उसे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर दिव्या ने और भी ज्यादा खुश हो गई। उसने उन्हें आशीष देते हुए कहा, अच्छा ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे, चलो पापा से बात कर लो। राघव ने सिर हिलाते हुए उसकी बात का जवाब दिया और कहा, हाँ हाँ चलो देखते हैं क्या कहते हैं। देवानी उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला रही थी। इसके बाद वो दोनों वापस वार्ड में आ गए। देवानी वहां दरवाजे के अंदर जाते ही प्रकाश से बोली, प्रकाश, राघव आपसे कुछ बात करना चाहता है। दिव्यानी की बात सुनकर प्रकाश ने हैरानी से राघव की तरफ देखा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि राघव ऐसी कौन सी बात कहना चाह रहा है जिसे देवानी का सहारा लेना पड़ा। वहीं कार्तिक और आरोही भी हैरानी से उसी की तरफ देख रहे थे। तभी राघव ने अपनी बात प्रकाश के आगे रखते हुए कहा, पापा, मैं आज आपको इस हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा रहा हूँ। देश के सबसे बड़े डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। हमें वहां चलना होगा। इससे पहले कि प्रकाश कुछ कहता, कार्तिक ने बीच में बोलते हुए कहा, अरे इस हॉस्पिटल में भी तो पापा का इलाज अच्छा हो रहा है, कंसल्टेंट भी अच्छे हैं, आप चाहें तो खुद उनसे मिल सकते हैं। लेकिन राघव ने तुरंत उसकी बात को बीच में टोक लिया और कहा, भगवान के लिए तुम तो रहने ही दो कार्तिक, मैं देख रहा हूं इलाज कैसे हो रहा है, तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। राघव उसकी बुरी बेइज्जती करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। कार्तिक को भी उसका यह रवैया कुछ समझ नहीं आया। जाकर उसके बगल में खड़ी आरोही सब समझ रही थी। वो समझ गई थी कि राघव ये सब जानबूझकर कर रहा है। वो कार्तिक को नीचा दिखाकर असल में उसकी इंसल्ट करना चाहता है। वो उसको बार बार याद दिला रहा है कि अपने लिए दुनिया का सबसे नकारा और यूजलेस आदमी उसने सिलेक्ट किया है। तभी प्रकाश ने जब महसूस किया कि गर्मा गर्मी बढ़ रही है तो उसने बीच में बोलते हुए कहा, राघव, मैं यहाँ इलाज करवा कर ठीक हो जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनते ही दिव्यानी ने डांटते हुए कहा, प्रकाश अब जिद मत कीजिए, जब बेटा कह रहा है कि वो आपको किसी अच्छी जगह ले जाएगा तो हम मना क्यों कर रहे हैं? कभी कभी हमारी भी सुन लिया जी के। आपने हमेशा अपनी बात ऊपर रखी, लेकिन आज तो हमारी मान लो। प्रकाश के पास अब कोई चारा नहीं था। उसको देवयानी और राघव की बातों के आगे मजबूर होना ही पड़ा। इसलिए उसने बात मानते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसकी बात सुनकर राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। उसको मन नहीं ऐसा कर रहा था उसने कार्तिक और आरोही से जंग जीत ली हो। उसने खुशी खुशी प्रकाश का शुक्रिया अदा किया और कहा, थैंक यू पापा, मैं आपको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए सभी फॉर्मेलिटी पूरी करवाता हूँ। इसके बाद राघव ने सभी फॉर्मेलिटी पूरी करवा दी। प्रकाश को डॉक्टर चौधरी के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर चौधरी ने प्रकाश की सभी रिपोर्ट्स अच्छी तरह से देखी। चेकअप करने के लिए उनको कुछ इंजेक्शन भी दिए और उसके बाद पूछा, मिस्टर प्रकाश, अब आपको कैसा लग रहा है? प्रकाश आगे से कुछ नहीं बोला। वो बस अपने पलके झपकाकर हाँ बोल रहा था। वो उसके हाँ पाते ही प्रकाश और सभी बाकी सदस्यों ने राहत की सांस ली। तभी लावण्य ने डॉक्टर के पास आते हुए कहा, डॉक्टर चौधरी,
प्लीज सुनिश्चित करें कि अंकल पहले जैसे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर चौधरी ने सिर हिलाते हुए कहा, ओ जैसे भगवान की इच्छा, चिंता मत कीजिए, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। उसके बाद लावण्य ने कहा, थैंक यू डॉक्टर। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया। लावण्य भी उसके साथ कुछ बातचीत करने के लिए वहां से चली गई। अब हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में सिर्फ कार्तिक, आरोही, राघव और दिव्यानी बचे थे। कार्तिक ने कुछ देर के लिए प्रकाश की टांगें दबाई और उसके बाद आरोही के घर वापस आ गया। कार्तिक को मन ही मन बड़ा बुरा महसूस हो रहा था। घर पहुंचकर वो अपने रूम में साइड लगे सोफे पर बैठ गया। उसके दिमाग में अभी भी राघव की बातें गूंज रही थी। राघव ने उससे जब कहा था कि उसकी वजह से ही उसके पापा जनरल वार्ड में शिफ्ट है, नहीं तो अपने पापा को वीआईपी रूम में भी एडजस्ट कर सकता था। ये सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। अब क्या करेगा कार्तिक? क्या कार्तिक पैसा कमाएगा या नहीं? क्या कार्तिक बनेगा हैकर? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों, कहानी को हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सुनाते रहते हैं और बड़े बड़े एपिसोड भी अब आपको देते रहेंगे। जल्द ही अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपनी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।